हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन मांजते हैं या कपड़े धोते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं, बहुत देर तक हाथ को जो है अपने पानी में रखते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी फिंगर्स जो हैं उस पर स्किन जो है वो श्रिंक हो जाती है, जिसे हम प्रोने कहते हैं। तो एक रिंकल्स से जो है वो हमारी स्किन पर आ जाते हैं। अब यह रिंकल्स क्यों आते हैं हमारी स्किन पर, इसका जवाब आप सोचिए इस पूरी क्लास में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सेल्स जो हैं दे आर दी मेन यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी। सेल्स जो है वो एक आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। कुछ सब्सटेंसेस को वो अलाउ करती हैं पास होने के लिए और कुछ को वो नहीं करती हैं, कुछ के लिए वो बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। तो इस हिसाब से मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको हम जो है उनकी डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है इम्पर्मिएबल। इम्पर्मिएबल क्या होता है? अ मेम्ब्रेन जो कुछ भी अलाउ नहीं करती है अपने थ्रू पास होने को। अ मेम्ब्रेन ऑफ दिस काइंड अलाउज नथिंग टू पास थ्रू इट। कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स फिश के, जैसे कि ट्राउट, they are permeable only to gases. That means these membranes are impermeable to anything else other than gases. फिर आता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल कौन से? ऐसी कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है जो इस कैटेगरी में आती हो, जिसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। ये एक मॉडल मेम्ब्रेन की तरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। देन देर इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ज़्यादातर सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल, जो पानी को और कुछ सर्टेन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अपने थ्रू पास होने देते हैं, बाकी आयंस और सॉल्यूट्स को वो पास नहीं होने देते हैं। देन कम्स द डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फोर्सेस द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टलॉइड्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जबकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है पैसेज ऑफ कोलॉइड्स को। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द एंडोथीलियल सेल्स एंड देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैपिलरीज एंड नेफ्रॉन्स एक्टिंग एज अ डायलाइजर। तो यह 4 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम उनकी डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इम्पर्मिएबल जो सिर्फ गैसेस को अलाउ करती हैं, सेमी परमिएबल जो सिर्फ पानी को अलाउ करती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल जो वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स प्लस सर्टेन आयंस एंड सर्टेन सॉल्यूट्स को अलाउ करती हैं और बाकियों के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, पैसेज को। एंड देन दी डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो कि हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो कि एंडोथीलियल सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स कैपिलरीज और नेफ्रॉन्स में होती हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 मेथड से होता है: ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस में क्या है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसिवली जो सॉल्यूट्स पास होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट दी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस होते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन्स विच रिक्वायर्स एनर्जी। लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज़ स्टडी करेंगे, ऑस्मोसिस। और जब हम ऑस्मोसिस स्टडी कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि शुरू में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर सॉल्यूशंस हैं तो पानी उस तरफ से जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है
कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ पे कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस तरीके से दो पानी जो है वो मूव करेगा। ये एग्जांपल्स में आपको क्लियरली दिख रहा है। जो रेड कलर है दीज आर दी सॉल्यूट्स, और ये जो है दिस इज़ दी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है, यहाँ पर कम है, तो पानी कहाँ गया? यहाँ से यहाँ की तरफ गया। ये H जो है आप देख रहे हैं। सो द वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ गया है। सो ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस which happens without any expenditure of energy. Now there are three types of osmotic solutions. Isotonic solution होता है, hypertonic solution होता है एंड hypotonic solution होता है। तो तीन तरह के osmotic solutions हम स्टडी करेंगे। Isotonic solutions क्या होते हैं? They are the ones that has the same concentration of solutes both inside and outside the cell. जैसे हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये बाहर है एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल, दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इनमें क्या हो रहा है कि बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स का जो है वो सेम है। तो इस केस में क्या होगा? वाटर का मूवमेंट जो है अंदर बाहर एक सा रहेगा और सेल जो है उसकी शेप जो है नॉर्मल शेप जो है वो बनी रहेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन द इनसाइड। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा होती है और सेल के अंदर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो अब क्या होगा? अंदर से पानी, सेल के अंदर से पानी जो है वो बाहर आएगा ताकि बाहर को वो डाइल्यूट सॉल्यूट्स को कर सके। सो दिस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस। पानी जो है सेल में से बाहर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आएगा। एज अ दिस इज द कॉल दी प्लाज्मोलाइसिस। तो इस केस में क्या होता है? सेल्स में से जब पानी बाहर निकलता है तो पानी जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, उनमें ग्रीनेशन हो जाता है। थर्ड तरह का सॉल्यूशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ वन दैट हैज़ अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। ये हाइपरटोनिक का जस्ट रिवर्स है। इसमें सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है और बाहर जो है जिसमें सेल प्लेस्ड है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पानी है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो उससे क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, सूज जाएंगे। इट विल रिजल्ट इनटू द स्वेलिंग ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जो हमने इन तीनों सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक से स्टडी की, तो दो तरह की ऑस्मोसिस हमने देखी, एंडोस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है? व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी सेल है जो भी वो प्लेस कहाँ हो रहा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब बाहर की कंसंट्रेशन कम है और सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर आएंगे बाहर से, तो इससे क्या होगा? सेल जो है वो सूज जाएगी, तो स्वेलिंग हो जाएगी। दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। इसी तरह एक्सऑस्मोसिस में क्या होगा कि जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे, यानी कि बाहर का फ्लूइड जो है उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की ज़्यादा है और सेल में कम है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे? सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। दिस प्रोसीजर इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस को हम इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। ये हम रोज़मर्रा अपने किचन में देखते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनकी तरफ हम साइंस का ध्यान हम नहीं रखते हैं कि इसमें हर छोटी छोटी चीज़ में जो किचन में हो रही है उसमें भी साइंस इन्वॉल्व है। हम जब रात को रात को हम बादाम या किशमिश भिगोते हैं तो सुबह क्या देखते हैं कि वो फूल गई हैं पानी में। जब हम उन्हें भिगोते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? क्योंकि किशमिश के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं और बाहर पानी है, तो पानी क्या है कि किशमिश के अंदर आ रहा है, जिसके वजह से किशमिश जो है वो स्वेल हो गई हैं।
इसी तरह अगर हम अंगूर को पानी में रखते हैं तो क्या होता है, अंगूर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंगूर जो है वो से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि श्रंकन ग्रेप्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे अगर हम उनको सॉल्ट के वाटर में रख रहे हैं तब। ठीक है, हमने यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस में क्या देखा, सोलन रेजिन्स क्यों हैं, क्योंकि बाहर नॉर्मल वाटर है, लेकिन श्रंकन ग्रेप्स क्यों है, क्योंकि बाहर जो पानी रखा है हमने वो किस में रखा है, इट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए अंगूर जो है वो सिकुड़ गए क्योंकि पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल गया। सो दिस इज एक्स ऑस्मोसिस। ना ऑस्मोसिस के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सेल पर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स को ऑस्मोसिस डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं। आइसोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में अगर सेल्स अगर एक्सपोज होते हैं आइसोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, तो कोई भी मूवमेंट में डिफ़िकल्टी नहीं होती वाटर की, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट इज़ इक्वल, तो एक बैलेंस जो है वो बना रहता है। एंड दिस इज़ द केस इन द सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स ऑन लैंड एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जितने भी एनिमल्स हैं दे सर्वाइव ओनली इन दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जबकि आउटर एंड इनर कंसंट्रेशन जो है वो एक सी होगी सेल की। मैनी सेल्स ऑल्सो फंक्शन इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे सेल्स फंक्शन करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या है, पानी कॉन्स्टेंटली डिफ्यूजेस इनटू दीज ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेश वाटर, जो उनकी सराउंडिंग्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो पानी कंटिन्यूसली बाहर से सेल के अंदर आता है। इसके लिए एनिमल्स में स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं, स्पेशल ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जिसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर बाहर की तरफ उसे फेंक दिया जाता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जब होता है तो वाटर लीव्स द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस विच मेक्स द सेल श्रिंक। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, पानी को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि अब वो डिफ्यूज़ नहीं हो। ये किससे डिटरमाइन होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पानी में कितना है। Water will diffuse into the area of higher concentration from the area of lower concentration. ठीक है, when the concentration of the substances in the two areas in contact is different. ठीक है, जो सेमी परमियल मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो सब्सटेंसेस जो हैं दे विल डिफ्यूज until the concentration is uniform throughout. The minimum pressure that is required to stop the solvent transfer, पानी का एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। Now what is the significance of osmosis? It is essential for the survival of a cell. ठीक है, osmosis influences the transport of nutrients, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी में वो ऑस्मोसिस से हो रहा है। इट स्टेबलाइजेज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। प्लांट्स में इट मेंटेन्स द वाटर कंटेंट। दिस प्रोसेस कंट्रोल्स द सेल टू सेल डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर का जो है उसको ये कंट्रोल करता है ऑस्मोसिस। एनिमल सेल्स में ऑस्मोसिस हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स टू द ब्लड, and it is involved in the movement of water molecules between the cell and cell organelles. cells और cell organelles के बीच में जो movement है waters का उसको osmosis control करता है। Now these are the factors that are affecting the rate of osmosis. What are these? Pressure, क्या कितना प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, कितना सरफेस एरिया है, वाटर पोटेंशियल कितना है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो कितना है। सो आज हमने ऑस्मोसिस स्टडी किया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि जब हम बहुत कपड़े धो रहे होते हैं या जब हम बर्तन मांजते हैं तो हमारी फिंगर्स जो हैं उनकी स्किन श्रिंक क्यों हो जाती है,
अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा, क्यों? क्योंकि साबुन का पानी जो है, जो हम यूज़ करते हैं, वो हाइपरटोनिक होता है। तो उसमें क्या होगा, पानी जो है वो हमारी स्किन से बाहर की तरफ निकलता है, तो हमारी स्किन जो है वो श्रिंक करने लग जाती है। तो आज हमने ऑस्मोसिस स्टडी किया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे।